हेलो दोस्तों, नमस्कार। अभी की सबसे बड़ी खबर आ रही है, जहां पर पाकिस्तान की बन्नू छावनी क्षेत्र के अंदर चल रही तगड़ी वाली लड़ाई, विद्रोहियों ने पाकिस्तानी सेना के हेलीकॉप्टर को मार गिराया। इस हमले में 2 मेजर और 1 कैप्टन समेत 64 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए। अभी की सबसे बड़ी खबर बताएंगे, तो वहीं बताएंगे ट्रंप पर हमला करने वाले का माइंडसेट मोदी जैसा। बताएंगे किसने ऐसा जहरीला बयान दिया है पीएम नरेंद्र मोदी को लेकर, आखिर किसने इतनी जुर्रत कर दी। तो वहीं बताएंगे पाकिस्तान की साजिश का बहुत बड़ा पर्दाफाश, आईबी और एलओसी के पास एक्टिव किए लॉन्च पैड हुआ खुलासा, जिसके बाद मच गया हड़कंप। तो वहीं भारत को पाव भर के परमाणु बम की धमकी देने वाले पाकिस्तान के पूर्व गृह मंत्री अब खुलेआम मांग रहे हैं माफी। बताएंगे माफी में क्या कहते नजर आए हैं। तो दोस्तों, एक से एक बड़ी खबर आपको बताएंगे, बस आप वीडियो के अंत तक बने रहेगा। और खबरों में आगे बढ़ने से पहले अपने देश भारत का निरंतर विकास चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद अवश्य कहिएगा। तो बात करें पहली बड़ी खबर की, जहां पाकिस्तान की बन्नू छावनी क्षेत्र के अंदर धमाकेदार युद्ध, विद्रोहियों ने पाकिस्तानी सेना के हेलीकॉप्टर को मार गिराया। इस हमले में 2 मेजर और 1 कैप्टन समेत 64 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए हैं दोस्तों, और 54 के घायल की खबर है। आपको बता दें 15 जुलाई को उत्तर पश्चिमी पाकिस्तान के बन्नू शहर में घेराबंदी के तहत एक सैन्य छावनी में हुए विस्फोट में कम से कम 3 सैनिक मारे गए और 50 से अधिक घायल हो गए। घटना की शुरुआत सुबह सुबह बैरिकेडेड वाले गैरिसन में हुए विस्फोट से हुई और कहा यह जा रहा है कि अभी भी स्टेशन के अंदर बंदूकधारियों के साथ लड़ाई जारी है। लेकिन अभी जो नया अपडेट निकलकर सामने आया है वो ये है कि इस हमले में अभी तक 2 मेजर और 1 कैप्टन समेत 64 पाकिस्तानी के मारे जाने की खबर और 54 के घायल की अब कुछ सिंह नाम के ट्विटर अकाउंट से पोस्ट की गई है। यह खबर दोस्तों आप देख भी पा रहे होंगे। बहरहाल हम मरने की संख्या की पुष्टि नहीं करते हैं, लेकिन जो खबरें निकलकर सामने आ रही है वो आपको बता रहे हैं। पाकिस्तानी केंद्रीय प्राधिकारियों द्वारा इस घटना के बारे में कोई आधिकारिक यानी ऑफिशियल बयान नहीं दिया गया है। स्थानीय निवासियों ने रेडियो मशाल मीडिया को बताया कि विस्फोट से दूर स्थित घर हिल गए और खिड़कियां टूट गईं। जैसा कि आप देख भी पा रहे हैं, खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के निवासियों ने हाल ही में इस्लामाबाद द्वारा प्रदान की गई सुरक्षा की कमी और चरमपंथियों की कार्यवाहियों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया है। दोस्तों, अगर वाकई में ऐसा है तो पाकिस्तान के अंदर मातम छा गया होगा, क्योंकि 2 मेजर समेत 64 पाकिस्तानी सैनिकों के मारे जाने का मतलब होता है पूरे पाकिस्तान का हिल जाना। तो वहीं आपको बता दें, खालिस्तानी आतंकी पन्नू ने भारत के खिलाफ उगला जहर, कहा ट्रंप पर हमला करने वाले का माइंडसेट मोदी के जैसा। जी हां, बता दें पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की हत्या की कोशिश के बाद खालिस्तानी आतंकी गुरपतवंत सिंह पन्नू ने बिना सिर पैर का आरोप लगाते हुए भारत के खिलाफ जहर उगला है। पन्नू ने आरोप लगाया कि ट्रंप पर फायरिंग करने वाले शूटर ने वही मानसिकता अपनाई जो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार अपने विरोधियों के खिलाफ अपनाती है। एक वीडियो संदेश में पन्नू ने कहा कि हम खालिस्तानी समर्थक सिख ट्रंप के ऊपर हमले के प्रयास की स्पष्ट रूप से निंदा करते हैं। भारत द्वारा घोषित आतंकवादी पन्नू ने यह भी कहा कि लोकतंत्र में राजनीतिक हिंसा के लिए कोई जगह नहीं है, जबकि ये खुद भारत के खिलाफ हिंसा भड़काता रहा है। जहरीले पन्नू ने कहा कि राजनीतिक मतभेद हमेशा बुलेट यानी गोली नहीं, बैलेट यानी वोट के जरिए सुलझाए जाने चाहिए। शनिवार 13 जुलाई को डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर उस समय हमला किया गया जब वे पेंसिल्वेनिया के बटलर में एक रैली को संबोधित कर रहे थे। खालिस्तानी पन्नू ने ट्रंप के ऊपर हमले का इस्तेमाल भारत सरकार के खिलाफ बाइडेन प्रशासन पर दबाव बनाने के लिए किया। पन्नू ने कहा कि हमें उम्मीद है कि ट्रंप के खिलाफ इस जघन्य राजनीतिक हिंसा के बाद अमेरिकी प्रशासन घरेलू और विदेशी तत्वों द्वारा राजनीतिक हिंसा के इस्तेमाल का अधिक सख्ती से जवाब देगा। पन्नू ने दोस्तों एक बार फिर भारत पर खालिस्तान समर्थकों के अंतर्राष्ट्रीय दमन का भी आरोप लगाया। जी हाँ, ऐसे में दोस्तों जिस प्रकार से इस पन्नू ने यह बड़ा आरोप लगाया है, बेबुनियाद बिना सिर पैर वाला आरोप लगाया है कि ट्रंप पर हमला करने वाले का माइंडसेट ठीक मोदी जैसा है, यानी कि हमला करने वाला ठीक मोदी की तरह सोचता है। ऐसे में इस आरोप पर आपकी क्या राय और आपका क्या जवाब होगा, इस पन्नू को बताइएगा जरूर, जो ऑफिस में बैठ करके जुबान चलाता रहता है, दोहरी नागरिकता लेकर के अपने आप को महफूज समझ के ऑफिस में जो मन में आए, जो जुबान पर आए बोलता चला जाता है। ऐसे में आपकी राय और आपका जवाब तो बनता ही है दोस्तों। तो वहीं आपको बड़ी खबर बता दे, पाकिस्तान की साजिश का पर्दाफाश, आईबी और एलओसी के पास एक्टिव किए लॉन्च पैड। जी हां, जम्मू कश्मीर में दहशत फैलाने की अपनी नापाक साजिशों से पाकिस्तान बाज नहीं आ रहा। वो लगातार साजिश रच रहा है कि अंतरराष्ट्रीय सीमा यानी आईबी या लाइन ऑफ कंट्रोल यानी एलओसी से आतंकवादियों को घुसपैठ करा सके। इसके लिए पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई ने अंतरराष्ट्रीय सीमा और लाइन ऑफ कंट्रोल के नजदीक आतंकियों के लॉन्च पैड्स को एक बार फिर एक्टिव किया है। ये लॉन्च पैड्स आतंकी संगठनों द्वारा पाकिस्तान सेना की मदद से अंतरराष्ट्रीय सीमा और लाइन ऑफ कंट्रोल के नजदीक बनाए गए हैं। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक लॉन्च पैड आतंकवादियों द्वारा मेत्तेवाला, हेड मराला, शहासा में बनाए गए हैं। पाकिस्तान में बैठे हुए आतंकवादियों के आका जम्मू संभाग में आतंकी गतिविधियों को बढ़ावा
देने की साजिश रच रहे हैं। जम्मू संभाग में इस वक्त 50 आतंकवादी सक्रिय हैं। इसमें से ज्यादातर आतंकी विदेशी यानी कि पाकिस्तानी हैं। इनके खात्मे के लिए जम्मू संभाग के अलग अलग जिलों में सेना, सीआरपीएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस की संयुक्त टीमें बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन चला रही हैं। तो वहीं आपको बताते बांग्लादेशी पीएम हसीना ने चीन को दिखाया ठेंगा, कहा तीसरा प्रोजेक्ट के लिए भारत पर ही है भरोसा। जी हां, बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना ने कहा है कि वो अपने देश के बिग बजट तीसरा प्रोजेक्ट के लिए चीन के ऊपर भारत पर भरोसा जताएंगी। चीन लगातार इस प्रोजेक्ट को लेकर अपनी दिलचस्पी दिखा रहा है और बांग्लादेश को बेहतर ब्याज दर पर लोन भी देने के लिए तैयार है। भारत के लिए इस प्रोजेक्ट का सामरिक महत्व है, इसीलिए भारत भी इस प्रोजेक्ट में अपनी दिलचस्पी दिखा रहा है। इस प्रोजेक्ट की अनुमानित कीमत करीब $1 बिलियन आंकी गई है। राजधानी ढाका में मीडिया से चर्चा के दौरान प्रधानमंत्री हसीना ने कहा कि तीसरा प्रोजेक्ट के लिए भारत और चीन दोनों ने अपने अपने ऑफर हमें दिए हैं। चीन ने इस प्रोजेक्ट को लेकर अपनी रिसर्च कर ली है, जबकि भारत जल्द ही ये रिसर्च करेगा। इसके बाद बांग्लादेश के हित में जो भी फैसला होगा वो हम लेंगे, लेकिन मैं इसमें भारत को ज्यादा वरीयता दूंगी क्योंकि भारत से ही तीस्ता नदी में पानी आता है। अगर वो हमें वो दे रहे हैं जो हमें चाहिए तो हम भी उनको वरीयता देंगे। इस बात से हसीना का इशारा इस तरफ था कि अगर भारत ये प्रोजेक्ट करता है तो वो ये सुनिश्चित करेगा कि नदी में पानी का बहाव बना रहे। हसीना ने कहा यही डिप्लोमेसी है, इसमें छिपाने जैसा कुछ भी नहीं है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें भारत और बांग्लादेश के बीच तीस्ता नदी ही एक इकलौती नदी बची हुई है जिसके पानी के बंटवारे को लेकर पश्चिम बंगाल की सरकार की आपत्ति के कारण सहमति नहीं बन पाई है। भारतीय संविधान के अनुसार ऐसी स्थिति में सरकार प्रदेश सरकार की सहमति जरूरी है। 2011 में इस मुद्दे पर सहमति बन गई थी, लेकिन ममता बनर्जी ने इसका विरोध करते हुए कहा था कि इससे पश्चिम बंगाल के हिस्से में केवल सूखा आएगा। ऐसे में अगर आप भी हसीना के इस फैसले का समर्थन करते हैं तो थैंक यू हसीना कहना मत भूलिएगा। तो वहीं आपको बता दें भारत को पाव भर के परमाणु बम की धमकी देने वाले पाकिस्तान के पूर्व गृह मंत्री खुलेआम अब मांग रहे हैं माफी। जी हां, आखिर क्यों बता दें। पाकिस्तान के पूर्व गृह मंत्री और अवामी मुस्लिम लीग के नेता शेख रशीद ने पाकिस्तानी सेना से आम माफी की मांग की है। ये वही शेख रशीद है जिन्होंने गृह मंत्री रहते हुए एक इंटरव्यू में भारत को परमाणु बम की गिदड़ भभकी दी थी। पाकिस्तान के रावलपिंडी स्थित अदियाला जेल के बाहर मीडिया से बात करते हुए रशीद ने स्थिति की गंभीरता पर जोर दिया और कहा कि मंत्री के रूप में अपने 5 साल के कार्यकाल में उन्होंने नरमी बरती थी और अब वे इस्टेब्लिशमेंट से राजनीतिक कैदियों के लिए आम माफी की अपील कर रहे हैं। पाकिस्तान के ताकतवर सैन्य प्रतिष्ठान को इस्टेब्लिशमेंट कहकर संबोधित किया जाता है। पूर्व गृह मंत्री ने हाल ही में पीटीआई सदस्य सनम जावेद की वकील के चैम्बर से फिर से गिरफ्तारी की घटना का जिक्र किया और कई लोगों का अपमान करने के लिए पुलिस की निंदा की। उन्होंने कहा कि राजनीतिक लोग 2 साल से जेल में बंद है, इससे अच्छा होता कि वे हमें 2 साल की सजा दे देते जिसे हम काट कर आ चुके होते। रशीद ने बिजली की दरों में बढ़ोतरी की भी आलोचना की और चेतावनी दी है कि देश अराजकता के कगार पर है। जी हाँ, अब ऐसे में इस रशीद को भी मालूम पड़ चुका होगा कि भारत क्या चीज है। तो वहीं बता दें इजराइल हमास युद्ध के बीच पीएम बेंजामिन नेतन्याहू के बेटे ने किया बड़ा खुलासा, कतर का नाम लेकर किया बड़ा दावा। जी हाँ, इजराइल हमास युद्ध के बीच प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के बेटे ने कतर पर बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है, उनका कहना है कि कतर इजराइल के आतंकवादियों को संरक्षण दे रहा है, उन्हें फंडिंग कर रहा है। नेतन्याहू के बेटे याइर नेतन्याहू रविवार को फ्लोरिडा में एक सम्मेलन में ये बातें बोल रहे थे। याइर ने दावा किया है कि आतंकवादियों को फंड देने में कतर दुनिया में दूसरे नंबर पर है। उन्होंने ये भी कहा कि हमारी टॉप लिस्ट में कट्टर दुश्मन ईरान है। यरूशलेम पोस्ट के मुताबिक फ्लोरिडा के कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग भी सामने आई है जिसमें याइर कह रहे हैं कि आपके पास आतंकवाद का एक और प्रायोजक है और वो है कतर, क्योंकि ये एक अमीर देश है जिसे अमेरिका में रेड कारपेट ट्रीटमेंट भी दिया जाता है। दोस्तों तो वहीं बता दें पाकिस्तानी अर्थशास्त्री ने भारत को बताया दुनिया का चौथा ध्रुव पाकिस्तान के लिए बताया खतरा। जी हाँ, पाकिस्तान के अर्थशास्त्री शाहिद जावेद ने भारत को लेकर बहुत बड़ी बात कही है जिससे पाकिस्तान की सरकार को मिर्च लग सकती है। उन्होंने कहा है कि भारत ग्रोथ के मामले में तेजी से आगे बढ़ रहा है। वर्ल्ड बैंक के पूर्व उपाध्यक्ष शाहिद का कहना है कि दुनिया में अब 4 ध्रुव बन गए हैं, इनमें एक भारत भी है, बाकी 3 ध्रुव अमेरिका, चीन और रशिया है। वहीं उन्होंने पाकिस्तान को लेकर भी कुछ चिंताएं जताई हैं। एक्सप्रेस ट्रिब्यून में छपे लेख में उन्होंने कहा कि जब मैं वर्ल्ड बैंक में हुआ करता था तब एक बहुध्रुवीय नाम का शब्द चर्चा में लाया था। इसके लिए द इकोनॉमिस्ट पत्रिका ने उल्टा सीधा लिखा था, लेकिन इसके बाद भी लोगों ने मेरी ओर अपना ध्यान बनाया। आज मेरे शब्द को खूब इस्तेमाल किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि दुनिया के 4 ध्रुवों में अब एक ध्रुव भारत बन गया है। दोस्तों तो वहीं बता दें फिर से नेपाल के पीएम बन गए केपी शर्मा ओली। प्रधानमंत्री मोदी जी ने क्या कहा बता दें, नेपाल की सत्ता में एक बार फिर से बड़ा उलटफेर हो गया है। केपी शर्मा ओली एक बार फिर से नेपाल के प्रधानमंत्री बन गए हैं। ओली संसद में सबसे बड़ी पार्टी नेपाली कांग्रेस के समर्थन से प्रधानमंत्री बने हैं। आपको बता दें कि पीएम के रूप में ओली ने 4थी बार देश का नेतृत्व संभाला है। अब भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी इस मौके पर केपी शर्मा ओली को बधाई संदेश भेजा है। पीएम मोदी
ने एक्स पर नेपाल के नए पीएम केपी शर्मा ओली को बधाई दी। पीएम मोदी ने ट्वीट करके कहा कि नेपाल के प्रधानमंत्री के रूप में आपकी नियुक्ति पर बधाई केपी शर्मा ओली। हम दोनों देशों के बीच मैत्री के गहरे संबंधों को और मजबूत करने तथा हमारी जनता की प्रगति और समृद्धि के लिए परस्पर लाभकारी सहयोग को और बढ़ाने के लिए मिलकर काम करने की उम्मीद करते हैं। ओली का शपथ ग्रहण समारोह सोमवार को नेपाल के राष्ट्रपति भवन के मुख्य भवन में हुआ। ओली ने पुष्प कमल दहल प्रचंड की जगह पीएम पद की शपथ ली है। प्रचंड शुक्रवार को प्रतिनिधि सभा में विश्वास मत हार गए थे। इसके बाद देश में नई सरकार के गठन की प्रक्रिया शुरू हुई थी। दोस्तों वहीं आपको बता दें, जेलेंस्की ने पीएम मोदी की पुतिन से मुलाकात पर दिया था तीखा बयान। भारत ने अब उस बयान पर यूक्रेन के सामने उठा दिया ये मुद्दा। बता दें, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की रूस यात्रा पर राष्ट्रपति वोलोडिमिर जेलेंस्की की ओर से की गई तीखी टिप्पणियों को यूक्रेन के सामने उठाया है। नरेंद्र मोदी के रशिया पहुंचने के बाद व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात पर गुस्सा जाहिर करते हुए यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की ने इसे शांति प्रयासों के लिए विनाशकारी झटका बताया था। नरेंद्र मोदी की आलोचना करते हुए उन्होंने कहा था कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के नेता को मॉस्को में दुनिया के सबसे कुख्यात खूनी अपराधी से गले मिलते देखना निराशाजनक है। जेलेंस्की की तीखी बयानबाजी को भारत ने कीव के सामने उठाते हुए अपना ऐतराज दर्ज कराया है। वायोन न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक प्रधानमंत्री मोदी जी की रूस यात्रा के बाद यूक्रेन ने कल्चर वर्किंग ग्रुप की एक निर्धारित बैठक को रद्द कर दिया है। ये निर्णय भारत और यूक्रेन के बीच चल रही व्यवस्थाओं के बावजूद लिया गया है। दोस्तों तो वहीं आपको बता दें, चीन में आर्थिक संकट और ज्यादा गहराया। 5 तिमाही में फिसड्डी ग्रोथ। क्या जिनपिंग पर बढ़ेगा दबाव? दरअसल चीन की अर्थव्यवस्था ने पिछले 5 तिमाहियों में सबसे खराब प्रदर्शन किया है। आर्थिक तंगी से जूझ रहे देश ने इन महीनों में सबसे कम ग्रोथ रेट दर्ज दिया गया है। इसकी सबसे बड़ी वजह उपभोक्ता खर्च को बढ़ावा देने की कोशिशों का फेल होना है। इन आंकड़ों से इस सप्ताह चीन में एक दशक में 2 बार होने वाली नीति बैठक से पहले राष्ट्रपति शी जिनपिंग पर दबाव बढ़ गया है। एक साल पहले की तुलना में दूसरी तिमाही में जीडीपी में 4.7% की मात्र वृद्धि दर्ज की गई है। ये अर्थशास्त्रियों के 5.1% के औसत अनुमान से भी कम है। जी हाँ दोस्तों, खुदरा बिक्री दिसंबर 2022 के बाद से सबसे धीमी गति से बढ़ी है। इससे पता चलता है कि चीन में उपभोक्ताओं को लुभाने के लिए किए गए सरकारी प्रयासों पर और काम करने की आवश्यकता है। जी हाँ, हांगकांग में रेडिट एग्रीकोल सीआईबी के अर्थशास्त्री शिया ओजिया ने कहा कि दूसरी तिमाही के निराशाजनक प्रदर्शन के बाद सरकार को लगभग 5% के अपने वार्षिक विकास के लक्ष्य को हासिल करने के लिए नीतियों में बदलाव करने की आवश्यकता है। दोस्तों तो वहीं बता दें, विदेशी टीवी सीरियल देखने पर 30 बच्चों को मरवा दी गोली। उत्तर कोरिया में क्रूरता की हदें पार। नॉर्थ कोरिया के किम जोंग उन की दरिंदगी का खुलासा हुआ है। उत्तर कोरिया में विदेशी टीवी सीरियल देखने पर 30 बच्चों को मौत के घाट उतार दिया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक ये लोग दक्षिण कोरियाई ड्रामा देखते पकड़े गए थे। साउथ कोरिया के न्यूज आउटलेट चोसून टीवी और कोरिया जोंग एंग डेली ने इसको लेकर रिपोर्ट छापी है। इसमें बताया गया कि इन किशोरों को नाटक देखने के लिए सार्वजनिक रूप से गोली मार दी गई। वैसे तो नॉर्थ कोरिया में मीडिया प्रसारणों को सख्ती से नियंत्रित किया जाता है, मगर विदेशी टीवी शो पायरेटेड यूएसबी स्टिक्स पर सीमा पार से तस्करी किए जाते रहे हैं। ऐसे में 30 बच्चों को मरवा देना, दोस्तों अगर आप भी मानते इससे बड़ा निर्मम हत्या तो हो ही नहीं सकता। और इंटरनेशनल लेवल पर कोरिया पर कोई बड़ा एक्शन लेना चाहिए तो अपनी राय अवश्य दीजिएगा दोस्तों। तो वहीं आपको बता दें, पाकिस्तान में इमरान खान की राजनीति पूरी तरह खत्म करने की तैयारी। पार्टी पर बैन लगाएगी शरीफ सरकार। जी हां, पाकिस्तान की सरकार ने पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है। शहबाज शरीफ सरकार में सूचना मंत्री अताउल्लाह तरार ने इसकी जानकारी दी। सोमवार को तरार ने कहा कि उनकी सरकार पीटीआई पर प्रतिबंध लगाने जा रही है क्योंकि पाकिस्तान और पीटीआई एक साथ नहीं रह सकते। ये पार्टी और इसकी सोच देश के लिए खतरा बन गए हैं और इसके लोग देश विरोधी कामों में शामिल है। पाकिस्तान सरकार ने पीटीआई पर प्रतिबंध लगाने के साथ ही इमरान खान, पूर्व राष्ट्रपति आरिफ अलवी और पूर्व उप सभापति कासिम सूरी के खिलाफ आर्टिकल 6 लगाने का भी ऐलान किया है। आर्टिकल 6 के तहत मामले में मौत की सजा हो सकती है। इससे उनके भविष्य में चुनाव लड़ने पर भी संकट हो सकता है। तो वहीं बता दें, गृह मंत्री अमित शाह जी ने असम, यूपी, गुजरात के सीएम से फोन पर की बात। बाढ़ की स्थिति का लिया जायजा। जी हां, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने सोमवार को असम, उत्तर प्रदेश और गुजरात के मुख्यमंत्रियों से बात करके तीनों राज्यों में बाढ़ और भारी बारिश के कारण उपजी स्थिति का जायजा लिया तथा उन्हें केंद्र से हर संभव मदद देने का आश्वासन दिया। सूत्रों ने यह जानकारी दी। सूत्रों ने बताया है कि असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा से टेलीफोन पर बातचीत में अमित शाह जी ने राज्य में बाढ़ की स्थिति के बारे में जानकारी ली। शर्मा ने अमित शाह जी को मौजूदा स्थिति और अब तक उठाए गए कदमों से अवगत कराया। सूत्रों के मुताबिक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी और गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल से फोन पर हुई बातचीत में केंद्रीय गृह मंत्री ने दोनों राज्यों में भारी बारिश के बाद नदियों में बढ़ते जलस्तर के कारण उपजी स्थिति का जायजा लिया। सूत्रों के अनुसार अमित शाह जी ने तीनों मुख्यमंत्रियों को स्थिति
स्थिति से निपटने के लिए केंद्र सरकार की ओर से हर संभव मदद मुहैया कराने का आश्वासन दिया। जी हाँ दोस्तों, बहरहाल ये थे अभी की सारी बड़ी खबरें। आपको हमारी खबर कैसी लगी? आशा करता हूँ बहुत अच्छी लगी होगी। थोड़ी भी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद कहना बिल्कुल मत भूलिएगा। और यहाँ तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।